नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और कल जो होमवर्क दिया गया था उसको तो आपने नहीं किया, लेकिन इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि टारगेट आपने अवश्य पूरा किया होगा। यदि किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो निश्चित तौर पे आपको इसका नुकसान आने वाली परीक्षाओं में उठाना पड़ेगा। जो लोग ये समझ रहे होंगे कि गैर ज़रूरी है भैया, आप गलती कर रहे हो, आप एक बार जाके अपने उन भाई बहनों से पूछो जिन्होंने इस बार बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था या कोई भी एग्ज़ाम दिया जहां वो असफल रहे हों, तो वो आपको बताएंगे कि क्या कमियां रह गई हैं। और विशेष रूप से जो बिहार राज्य विशेष की बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे थे हमारे साथ जुड़ के, उनसे जाकर आप एक बार पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे कि टारगेट वीडियो के माध्यम से, टारगेट प्रोग्राम के माध्यम से कितना ज़्यादा लाभ उनको इस परीक्षा में मिला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आज के टारगेट की। तो आज का जो आपका एनसीईआरटी का टारगेट है, एक मिनट, आज का जो एनसीईआरटी का टारगेट है जिसको नोट करना है, नोट कर लीजिए आप सभी। नई एनसीईआरटी हम देख रहे थे, एनसीईआरटी में हम न्यू एनसीईआरटी देख रहे थे और न्यू एनसीईआरटी में क्लास 6 की एनसीईआरटी देख रहे थे। क्लास 6 की जो नई एनसीईआरटी है इतिहास की, इस पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम है हमारे अतीत प्रथम, हमारे अतीत प्रथम। और हमारे अतीत प्रथम के अंतर्गत आपको जो देखना है वो अध्याय संख्या 9 और अध्याय संख्या 10 देखना है। ठीक है, इसमें चैप्टर संख्या 9 और चैप्टर संख्या 10 आपको अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर संख्या 9 में यदि मैं बात करूं तो खुशहाल गांव और समृद्ध शहर इसका नाम है। चैप्टर संख्या 10 की बात करें तो व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री इस अध्याय का नाम है। इसको खूब अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि रविवार आ रहा है और रविवार को आप जानते हैं कि आपका टेस्ट भी एनसीईआरटी बेस्ड आपका एक टेस्ट भी होता है, तो ये आपको तैयार करना है। ये तो बात हो गई टारगेट की। टारगेट के बाद फिर हम आते हैं आज के प्रोग्राम की। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम देखेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। और जब करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं तो डेली आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है। प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के सेशन में कुछ होमवर्क दिया जाता है जो आप में से बहुत कम लोग कंप्लीट करके उपलब्ध करा रहे हो। तो जो करा रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं करा रहे हैं भैया ये गलत है, नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी परीक्षा है इस समय, कोई भी एग्जाम जो हो रहा हो, ठीक है, किसी भी राज्य विशेष का, उसका पैटर्न जाके एक बार देखिएगा तो वहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा कि क्या पुस्तकों के सहारे करंट अफेयर्स की नैया पार हो सकती है, क्या सामान्य पुस्तकों के सहारे जीएस या जीके जो पूछा जा रहा है हो सकता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि नहीं हो सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी है एक तो नियमित प्रयास और सटीक रणनीति ज़रूरी है। तो इसी में आगे बढ़ाते हुए आज के करंट अफेयर्स को हम शुरुआत करेंगे एशियन गेम 2023 से। ठीक है, एशियन गेम 2023 से कल भी इसकी चर्चा हुई थी। ठीक है, आज हम उसी के बाद आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, एशियन गेम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा एक शहर है जिसका नाम है हंगजो। ये जो हंगजो शहर है ये चीन का शहर है और चीन के इसी शहर में ये आयोजन किया गया था। अगला जो आयोजन होगा, जैसे मैंने आपको बोला था, कल भी नोट कराया था, जिनको याद है बहुत अच्छी बात, कि 2026 में ये नागोया में होगा। 2030 की बात करें, पहला नागोया में हो गया, दूसरा इसके बाद दोहा में होगा, दोहा कतर में है आप जानते होंगे, और तीसरा जो 2034 में होगा वो कहाँ पे होगा? ये आपका सऊदी अरब में होगा, रियाद में होगा। ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, अब एशियन गेम हमने देखा कि हंगजो में संपन्न हुआ, तो सबसे पहली बात आती है पदक तालिका की। ठीक है, कि पदक तालिका में हमारा स्थान क्या रहा, हमारे देश का स्थान क्या रहा। तो याद रखिएगा पदक तालिका में भारत की जब बात करते हैं तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। ठीक है, अब चौथे स्थान पर रहा है तो यह भी याद रखना है कितने पदक हमने जीते। तो टोटल संख्या याद रख लीजिएगा कि 28 गोल्ड हमने जीते हैं। 28 गोल्ड के साथ साथ 38 सिल्वर मेडल हमने जीते हैं और 38 सिल्वर मेडल के साथ साथ 41 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, 41 ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते हैं। 28 गोल्ड,
38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि पूछ लिया जाए कि भैया पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा, तो पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा है चीन, दूसरे स्थान पे रहा है जापान और तीसरे स्थान पे रहा रिपब्लिक ऑफ कोरिया, या इसी को बोलते हैं दक्षिण कोरिया। ठीक है, कोरिया रिपब्लिक जो है वो तीसरे। तो पहला दोनों याद रखिएगा, चीन और जापान याद रखिएगा, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। अब भारत के संदर्भ में इतने सारे पदक आए हैं तो क्या सभी को याद करना है? नहीं। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, व्यक्तिगत कैटेगरी में यदि कोई पदक आया है तो वो आपको पता होना चाहिए। इनमें हम खिलाड़ियों के नाम लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, और उनका खेल लिख दे रहा हूं गोल्ड मेडल वालों का। तो सबसे पहले एक नाम आता है जिनका नाम है स्विफ्ट कौर शर्मा, स्विफ्ट कौर शर्मा। और इन्होंने क्या जीता? इन्होंने शूटिंग में जीता है। ठीक है, शूटिंग में गोल्ड मेडल आया। दूसरा जो नाम देखने को मिलता है वो है पलक, पूरा नाम इनका है पलक गुलिया। और इनकी यदि मैं बात करूं तो इन्होंने भी शूटिंग में पदक जीता है। तीसरा जो नाम आता है अविनाश साल्वे, अविनाश साल्वे। अविनाश साल्वे की बात करें तो इन्होंने एथलेटिक्स में ये पदक जीता है। ठीक है, एथलेटिक्स में ये पदक जीता है। इसके बाद बात आता है, अगला नाम आता है तेजिंदर पाल सिंह, तेजिंदर पाल सिंह। और तेजिंदर पाल सिंह की बात करें तो याद रखिएगा इन्होंने मेन शॉट पुट में पदक जीता है। ठीक है, मेन शॉट पुट में इन्होंने पदक जीता है। इसके बाद अगला नाम आता है अन्नू रानी, अन्नू रानी। अन्नू रानी के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने महिला भाला फेंक में पदक जीता है। ठीक है, और इसके बाद फिर अगला नाम आता है महत्वपूर्ण भारत के नीरज चोपड़ा का, और नीरज चोपड़ा ने भी भाला फेंक में ही गोल्ड मेडल जीता है। तो ये 6 नाम हैं, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये व्यक्तिगत श्रेणी में है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी में इन्होंने जीता है। बाकी का जो पदक है ज़्यादातर हमने जो है वो या तो मिक्स में जीता है, डबल्स में जीता है, या तो हमने टीम प्रतिस्पर्धा में जीता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या चीज़ें, ये तो सब आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अब क्या चीज़ें आपको कम जगहों पे मिलेगी। सबसे पहली बात कि ध्वजवाहक अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्वजवाहक कौन रहे इस प्रतियोगिता में? तो ध्वजवाहक 2 कैटेगरी होती, एक होता है कि भैया ओपनिंग सेरेमनी में कौन था, ठीक है, और एक था कि क्लोजिंग में कौन था। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। और हरमनप्रीत सिंह आप जानते हो हमारी हॉकी की कैप्टन है। ठीक है, और दूसरा नाम आता है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन असम की हैं और इनका जो खेल है यदि मैं बात करूं तो वो है बॉक्सिंग। ठीक है, अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोजिंग सेरेमनी में किसने जीता, तो क्लोजिंग सेरेमनी में PR श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश जो हैं ये क्लोजिंग जो हुई, ठीक है, उसमें हमारे ध्वजवाहक रहे हैं। और ये आपके लिए होमवर्क भी है, आज का पहला होमवर्क यहीं से आता है कि PR श्रीजेश किस खेल से जुड़े हुए हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ अन्य जानकारियां, ये तो ध्वजवाहक की बात हो गई। अब कुछ फैक्ट और हैं, जैसे इसमें इस खेल का चिन्ह इसमें क्या रहा, जिसको बोलते हैं एम्बलम। एम्बलम या चिन्ह क्या रहा, तो याद रखिएगा इसका ये जो चिन्ह रहा, आप जानते हैं टाइट्स, आप जानते हैं टाइट्स सरिंग। ठीक है, ये एम्बलम रहा। इसके बाद अगला पूछा जाता है स्लोगन क्या रहा। स्लोगन क्या रहा, इस गेम का स्लोगन क्या रहा? तो इस गेम का स्लोगन नोट कर लीजिएगा, हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट @ फ्यूचर।
ठीक है, हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर, ये स्लोगन रहा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है मेडल का नाम, मेडल का नाम क्या रहा, ठीक है, मेडल का नाम क्या रहा, तो याद रखिएगा मेडल का नाम रहा सान सुई, कल भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, सान सुई, ये कल भी मैंने बताया था। मसाल भी क्या था वो भी मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, मैस्कोट क्या था ये भी मैंने कल आपको बताया था। तो मेडल हो गया था, स्लोगन कल नहीं बोला गया था, और एम्बलम या जो चिन्ह है ये कल नहीं बताया गया था। तो इसको जहां पे कल नोट किया था इस गेम को, उसी के आगे जाके नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, बाकी आगामी जो प्रतियोगिताएं हैं कहाँ पे होंगी इसकी, वो भी आपने नोट कर लिया। अब एक संस्थान है भारत का, दूसरा टॉपिक आज का, एक भारत का संस्थान है जिसको बोलते हैं NRFMTTI, NRFMTTI, और ये जो संस्थान है ये आपको हिसार में देखने को मिलता है। कहाँ में? हिसार में। और हिसार कहाँ पे है? हिसार है हरियाणा में। इस संस्थान का पूरा नाम क्या है? इस संस्थान का पूरा नाम है उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान। नोट कर लीजिएगा, उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसके साथ एक कंपनी ने टाइप किया है जिसका नाम है महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसके साथ टाइप किया है। किस संदर्भ में टाइप किया है? युवाओं को कृषि मशीनरी के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए, युवाओं को कृषि मशीनरी के संबंध में, कृषि मशीनरी के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए समझौता किया है, इसलिए ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक संख्या 3। टॉपिक संख्या 3 आपका आता है आदि महोत्सव से। एक त्यौहार प्रारंभ हुआ है जिसका नाम है आदि महोत्सव, ठीक है, ट्राइफेड इसको करवाता है आदि महोत्सव। और आदि महोत्सव ये जो प्रारंभ हुआ, इसी को बोला यह भी जाता है राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, यह भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव या आदि महोत्सव। बात एक ही है। कहाँ पे शुरू हुआ है ये शुरू हुआ है जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर में शुरू हुआ है। और ये पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है झारखंड में। उद्घाटन किसने किया इस प्रतियोगिता का, या सॉरी इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। और अर्जुन मुंडा, यदि हम बात करें, इनके संसदीय क्षेत्र जो है उसको बोलते हैं खूंटी, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। तो अर्जुन मुंडा ने इसका उद्घाटन किया, ये आपको पता होना चाहिए। तो आदि महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? झारखंड का त्यौहार है, जनजातीय महोत्सव है, और अर्जुन मुंडा ने इसकी शुरुआत की है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम झारखंड की बात कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जलाशय परियोजना है जिसकी स्वीकृति दी है, जिसका नाम है, इसको नोट कर लीजिएगा, उत्तरी कोल जलाशय परियोजना। उत्तरी कोल जलाशय परियोजना अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए बजट आवंटित किया है। आपको बता दें कि आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण के लिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब ये तो हो गया कि किसके लिए मंजूरी दी है, किसने मंजूरी दी है। अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो उत्तरी कोल जलाशय परियोजना है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो सबसे पहली बात कि इसका संबंध होगा बिहार और झारखंड राज्य से, ठीक है, बिहार और झारखंड राज्य से। अब बात आती है यहाँ पे एक नदी की बात की जा रही है, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है रांची के पठार से।
कहाँ से होता है? रांची के पठार से उत्तरी कोल नदी का उद्गम होता है और आगे जाकर यह नदी जो है वो सोन नदी में मिल जाती है। और आप जानते होंगे कि सोन नदी जो है वो गंगा की एक सहायक नदी है, तो सोन नदी आगे चल के गंगा में मिल जाती है। अब इसमें होगा क्या उत्तरी कोल जलाशय परियोजना में? इसमें सब मिला के बिहार और झारखंड के 4 जिले हैं जो असिंचित जिले हैं। इन जिलों में सिंचाई सुविधा का विकास करना इसका उद्देश्य है। इसमें एक सर्वप्रथम एक बांध बनाया जाएगा और ये जो बांध बनाया जाएगा, ये जो डैम बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा लतेहर जिला, लतेहर जिला। और लतेहर जिला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झारखंड में। तो लतेहर जिला में एक आप कह सकते हैं डैम बनाया जाएगा और फिर इससे 96 मीटर की नीचे 96 किलोमीटर नीचे, इस डैम से 96 किलोमीटर नीचे आने पर आपको एक बैराज भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब एक बैराज भी बनाया जाएगा। और ये जो बैराज बनाया जाएगा ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा पलामू में। पलामू टाइगर रिजर्व सुना होगा आपने, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व। आपने बेतला राष्ट्रीय उद्यान सुना होगा, दोनों एक ही जगह पे हैं। तो ये जो बैराज है यहीं पलामू में बनाया जाएगा। और आपको याद रखना है फिर इस बैराज से 2 कैनाल निकाली जाएंगी और इन्हीं कैनाल के माध्यम से बिहार और झारखंड के 4 जिले हैं जो लाभान्वित होंगे। अब इसको हम डिटेल में जब हम बिहार राज्य का करेंगे तो वहाँ पर इसको डिटेल से हम करेंगे, तब वहाँ पे हम देखेंगे कि ये जिले कौन से हैं जिनसे इससे लाभ होगा और अन्य संदर्भों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स के संदर्भ में सिर्फ इतना पता हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आता है इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम जल की बात कर रहे हैं, तो अगला टॉपिक आता है सिक्किम से जुड़ा हुआ। कहां से आता है? सिक्किम से जुड़ा हुआ। सिक्किम इन दिनों चर्चा में क्यों था? सिक्किम इन दिनों इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया था। यहाँ पे एक ग्लेशियर लेक में पानी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसी के कारण सिक्किम चर्चा में था। और ये लेक कौन सा है तो याद रखिएगा, इस लेक का नाम है साउथ लोनाक लेक। ठीक है, साउथ लोनाक लेक नामक एक झील है जो कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। कहाँ पे है ये? 17,000 फीट की ऊंचाई पर ये झील देखने को मिलती है। और हुआ क्या, क्योंकि ये हिमनदीय झील है। हिमनदीय झील होने के कारण, क्योंकि हिमनदीय झील है, मान लो ये कोई झील है और ये हिमनदीय है तो इसमें बर्फ के टुकड़े भी होंगे। और क्या हुआ कि इस क्षेत्र में अत्यधिक बारिश हुई, और जब बारिश होती है तो बर्फ पे यदि बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो वो पिघलती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अत्यधिक बारिश होने के कारण क्या हुआ कि इस लेक में जो बर्फ था ये पिघलना शुरू हुआ। और बारिश तो पहले से लगातार हो रही थी, अब बारिश भी हो रही है और ये भी पिघलेगा तो इसका भी आप कह सकते हो वाटर जो है वो सरफेस से फिर क्या हो गया कि बाहर आ गया। और जब ये सरफेस से बाहर आ गया तो इसने भयंकर रूप ले लिया, क्योंकि बगल में होकर के एक नदी गुजरती थी जिसका नाम था तीस्ता नदी, या कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं तीस्ता नदी। तो ये जो तीस्ता नदी थी, इस लेक का सारा जल इस तीस्ता नदी में आ गया और फिर तीस्ता नदी जिन क्षेत्रों से होकर बहती रही होगी उन क्षेत्रों में इसने काफ़ी तबाही मचाई। लगभग इसके 4 से 5 जिले सिक्किम के बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हालांकि आपको देखने को नहीं मिला होगा, सुनने को नहीं मिला होगा, क्योंकि मीडिया ने इसको कवर ही नहीं किया। ठीक है, तो साउथ लोनाक लेक चर्चा में है, इसलिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साउथ लोनाक लेक यदि पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है तो आप बता सको सिक्किम से। ठीक है, और यहीं से आज का एक और होमवर्क। आप जानते हैं उत्तराखंड में श्री केदारनाथ धाम में भी तबाही आई थी। ठीक है, केदारनाथ धाम में भी आपदा आई थी। तो जो श्री केदारनाथ धाम में आपदा आई थी, आप जानते होंगे कि उसमें भी एक ग्लेशियर था जो फटा था और उसी के कारण उसका जल जो है वो मंदाकिनी नदी में पहुंच गया था और फिर मंदाकिनी नदी ने बहुत तबाही मचाई थी। तो क्या आप बता सकते हैं कि उस ग्लेशियर का नाम क्या था? उस ग्लेशियर का नाम क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
ठीक है, ये आपका दूसरा होमवर्क। और जल की ही बात हो रही है तो यहीं से जोड़ के हम पहुंचते हैं IISc बेंगलुरु। ठीक है, IISc बेंगलुरु। और IISc बेंगलुरु की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें कि अपशिष्ट जल उपचार के लिए, याद रखिएगा, अपशिष्ट जल उपचार के लिए सूर्य के प्रकाश से संचालित एंजाइम अनुकरण इन्होंने विकसित किया है। क्या विकसित किया है? एंजाइम अनुकरण, एंजाइम अनुकरण विकसित किया है। और ये जो एंजाइम अनुकरण होगा ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो दूषित जल होगा उसको ये शुद्ध करने में सक्षम होगा। इसको डेवलप किसने किया है? IISc बेंगलुरु ने डेवलप किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम इन्होंने रखा है नैनो PTA। ठीक है, नैनो PTA इसका नाम रखा है। या इसी को दूसरा नाम यदि मैं बात करूं तो इसका दूसरा नाम है प्लेटिनम नैनो एंजाइम। ठीक है, प्लेटिनो नैनो एंजाइम या नैनो PTA, ये नाम आपको पता होना चाहिए। जो एंजाइम अनुकरण है उसका नाम है नैनो PTA और इसको डेवलप किसने किया है? IISc बेंगलुरु ने किया है। सूर्य की उपस्थिति में ये गंदे पानी को शुद्ध कर सकेगा और एक बार इसको यदि गंदे पानी में डाल देते हैं तो ये 75 दिन तक कार्य कर सकता है। ठीक है, 75 दिन तक कार्य कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब पानी को ये साफ कर देगा, दूषित जल को, ये एंजाइम अनुकरण, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और हम जल की ही बात कर रहे हैं, हम अभी तक पानी में ही है, बाढ़ में ही हैं, तो आइए एक और देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना। और भारत की सबसे बड़ी ये जो पंप भंडारण परियोजना है इसका संबंध है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसको बोलते हैं नीमच जिला। तो ये मध्य प्रदेश के नीमच जिला में आप कह सकते हो स्थापित है। और आपको यह भी बता दें कि ग्रीनिको एक कंपनी है जिसके द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ग्रीनिको जो कंपनी है, ग्रीनिको ने भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच जिले में लगाई है। ये आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो आप इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हम कर लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। 2 महत्वपूर्ण दिवस अभी तक आज मैं लेके आया हूँ इस सेशन में, एक महत्वपूर्ण दिवस, और वो है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को हम 2 भागों में बांट रहे हैं क्योंकि 7 अक्टूबर को जहां एक तरफ होता है नीलगिरी ताहर दिवस, नीलगिरी ताहर एक पशु है, ताहर दिवस जानवर है, एक हिरण की समान दिखता है, नीलगिरी ताहर दिवस। और आपको बता दें नीलगिरी ताहर की जब बात करते हैं तो तमिलनाडु राज्य जो आपका है उसका ये स्टेट एनिमल है, राज्य पशु है, ये आपको पता होना चाहिए। ये विशेष रूप से तमिलनाडु के अतिरिक्त पश्चिमी घाट के केरल वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। अब बात आती है कि 7 अक्टूबर को ही हम क्यों मनाते हैं नीलगिरी ताहर दिवस। तो याद रखिएगा, नीलगिरी ताहर दिवस 7 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर ERR डेविडोर। ठीक है, डॉक्टर ERR डेविडोर। और ये जो डॉक्टर थे इन्होंने ही सर्वप्रथम नीलगिरी ताहर के संरक्षण को लेकर के, नीलगिरी ताहर के बचाव को लेकर के आवाज़ उठाई। और 1963 में जो पहला सर्वेक्षण हुआ नीलगिरी ताहर का वो इन्हीं की देखरेख में हुआ, इसीलिए इनके जन्म दिवस को नीलगिरी ताहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा महत्वपूर्ण दिवस कौन सा है? दूसरा दिवस है विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस भी 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको बता दें जब कपास की बात होती है तो कपास का उत्पादन विशेष रूप से काली मृदा या इसी को आप कह लीजिए रेंगुर मृदा या इसी को आप कह लीजिए ब्लैक सॉइल
ठीक है, इसी में आपको देखने को मिलता है। भारत सरकार का भी अपना एक ब्रांड है कपास का, जिसका नाम है कस्तूरी ब्रांड। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कस्तूरी ब्रांड भारत सरकार का किससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि ये कपास से संबंधित है। कपास को लेकर ये जो विश्व कपास दिवस मनाए जाने की बात हुई, पहली बार ये वर्ष 2019 में मनाया गया। हालांकि इसकी स्वीकृति वर्ष 2012 में ही मिल चुकी थी, लेकिन ये मनाया जाने कब से लगा, वर्ष 2019। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है ऑपरेशन आयरन स्टुअर्ट्स। एक ऑपरेशन अभी चलाया गया जिसका नाम है ऑपरेशन आयरन डोम, खूब सुना होगा ना आपने, स्टुअर्ट्स। ये जो ऑपरेशन था विशेष रूप से इजराइल ने चलाया था, क्योंकि आप जान रहे थे इजराइल और फिलिस्तीन विवाद चल रहा है और उसमें लगातार जो हमास संगठन है, एक हालांकि हमास जो है एक पॉलिटिकल संगठन है, कुछ लोग इसको आतंकी समूह भी मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में देखें तो हमास एक पॉलिटिकल संगठन है। तो उसके द्वारा जो इजराइल पर हमला किया जा रहा था, तो उससे इजराइल ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस हमले से ऑपरेशन आयरन स्टुअर्ट्स प्रारंभ किया था। ये आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें आयरन डोम की चर्चा आपने खूब पढ़ी होगी। ठीक है, चलिए अब ये तो करंट अफेयर्स की बात हो गई, करंट अफेयर्स की बातें हुई समाप्त। और करंट अफेयर्स की बातों के बाद अब बात आता है जीके के सेशन के बारे में। ठीक है, जीके के सेशन में लगातार हम देख रहे थे भारत के प्रमुख संस्थाओं को, और भारत के प्रमुख संस्थाओं के अध्ययन के क्रम में आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नोट करिएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। और आपको बता दें, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जब बात करते हैं तो 1851 में इनकी स्थापना हुई थी। 1851 में इनकी स्थापना हुई थी। और आपको बता दें, खान मंत्रालय का यह एक संगठन है। किस मंत्रालय का? खान मंत्रालय का यह एक संगठन है, ये आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में आपको देखने को मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी स्थापना की थी। किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर कुछ पंक्तियां और बोल देता हूं, उनको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें नोट कर लीजिएगा कि यह भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों और अध्ययन के संचालन के लिए, यह भारत में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों और अध्ययन के संचालन के लिए भारतीय सर्वेक्षण ब्रैकेट में 1767, भारतीय सर्वेक्षण 1767 के बाद भारत में दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण है। के बाद भारत में दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण है। ठीक है, अगला आ जाता है आपका सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया, अक्सर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो आपको बता दें, इसको सिर्फ इतना याद रखिए कि 1767 में इसकी स्थापना हुई थी और देहरादून में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगली जो संस्था आती है वो है ICMR। ये महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, ICMR या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की बात करें तो विशेष रूप से याद रखिएगा, यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय एवं प्रचार के लिए भारत में सर्वोच्च निकाय है। सर्वप्रथम वर्ष 1911 में
इसकी जो स्थापना हुई थी, आप कह लीजिए जो शुरुआत हुई थी, तो वर्ष 1911 में इसको IRFA के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? IRFA के नाम से जाना जाता था। और IRFA की हम बात करें तो इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से ये जाना जाता था। वर्ष 1949 में जाके इसके नाम में परिवर्तन हुआ और फिर ये ICMR के नाम से जाना जाने लगा। और आपको बता दें इसका भी हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है इरडई की। अगली जो संस्था है इरडई, IRDAI, इरडई। इरडई संस्था की बात करें तो सबसे पहले इरडई जो संस्था है जिसको बोलते हैं भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इसका नाम है, नाम याद रखिएगा। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। किस मंत्रालय के अधीन आता है ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको यह याद रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की, तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर प्रारंभ में हैदराबाद हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको दिल्ली जो है हस्तांतरित कर दिया गया। तो पहले इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में था, लेकिन अब दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। और आपको बता दें इसकी स्थापना जब हुई तो एक समिति ने इसको संस्तुति दी थी जिसका नाम था मल्होत्रा समिति। तो याद रखिएगा मल्होत्रा समिति की अनुशंसा पर, मल्होत्रा समिति की अनुशंसा पर इसकी स्थापना की गई थी। किस समिति की अनुशंसा पर? मल्होत्रा समिति। किसी भी संगठन के बारे में जब आप पढ़ते हैं, किसी भी संगठन के बारे में जब आपको बताया जाता है, उसमें यदि किसी समिति की चर्चा हो रही है तो वो समिति आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो उसको अलग पेन से अंडरलाइन कर लिया करें या उसको हाईलाइट कर लिया करें, तब जाके चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं। तो मल्होत्रा समिति की अनुशंसा पर ही इरडई का गठन किया गया था, जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए जीके में भी इतना ही। अब जीके भी हमारा समाप्त हुआ, तो जीके के बाद हम आते हैं जीएस खंड पे। और जीएस खंड में हमने यूकैरियोटिक सेल की हमने बात किया था कि हमारी जो चर्चा है वो यूकैरियोटिक सेल से हमें प्रारंभ करनी है। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल देख लिया था, हमने यह भी देख लिया था कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है, हमने कल यह भी देखा था कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें होता क्या क्या है, यूकैरियोटिक का मतलब होता क्या क्या है, तो उसी के आगे हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये आपको एक यूकैरियोटिक सेल देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या था? हमने बोला था कि वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देखने को मिलेगा, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब ये स्मूथ क्यों है, रफ क्यों है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने बोला था कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलेगा, गोल्जी बॉडी देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको न्यूक्लियर एनवलोप देखने को मिलेगा, क्रोमैटिन देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेगा, राइबोसोम्स देखने को मिलेगा, साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, माइक्रोट्यूब देखने को मिलेगा, लाइसोसोम देखने को मिलेगा। तो सब आपको देखने को मिल रहा है। बड़े स्ट्रक्चर की बात करें प्रमुख, तो सबसे पहले ये आपको देखने को मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये आपको देखने को मिल रहा है गोल्जी बॉडीज। ये आपको गोल्जी बॉडीज नजर आ रही हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी के बाद ये आप यदि देखोगे तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया जो ये भरा हुआ है। फिर इसके बाद उसी में आपको क्रोमैटिन देखने को मिलता है। ये सभी के सभी क्या हैं, ये न्यूक्लियस के पार्ट होते हैं। फिर आप देख रहे होंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की जब आप बात करते हो तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जहाँ पे स्मूथ और आपको कह लीजिए रफ दोनों देखने को मिल रहा है। ये वाला रफ है क्योंकि इसमें डॉटेड आपको देखने को मिल रहा है, और ये स्मूथ आपको देखने को मिल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अब एक एक करके इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और फिर हमारी जो जानकारी होगी वो बढ़े। ठीक है, इन्हीं सबको पढ़ना है, एक एक करके हमें यहाँ पे सबके बारे में पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा,
आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी बना लीजिएगा। और फिर अब एक एक करके हम जो इस स्ट्रक्चर में आपने देखा था उसी की अब हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो सेल वॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर अपने साथ रख लीजिएगा, नेट से पहले डाउनलोड करके या कॉपी में बना लीजिएगा, फिर इसको नोट डाउन करते हुए चलिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो चर्चा है वो है सेल वॉल की। सेल वॉल के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सेल वॉल की जब बात करते हैं तो आपको पता होगा सेल वॉल जंतु कोशिका में, याद रखिएगा, सेल वॉल की जब बात करते हैं तो जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पहली चीज कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। और पादप कोशिका में ये जो पाई जाती है, पादप कोशिका में ये पाई जाती है, ठीक है। और पादप कोशिका में जो पाई जाती है ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो पादप कोशिका में ये जो पाई जाती है ये सेलुलोज की बनी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि पूछ लिया जाए कि क्या ये कवक की कोशिका में भी पाई जाती है, जी हाँ, कवक की कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कवक की कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो काइटिन की बनी होती है। यही सब प्रश्न में पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जंतु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? गलत है ये प्रश्न, क्योंकि जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके बाद आपको बता दें कि जीवाणु कोशिका, यदि आपसे पूछ ले कि भाई जीवाणु कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसे देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा नोट कर लीजिएगा, पेप्टिडो ग्लाइकोन किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है। तो जीवाणु कोशिका में ये पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है, कवक कोशिका में ये काइटिन की बनी होती है, पादप कोशिका में ये सेलुलोज की बनी होती है, और जंतु कोशिका में तो ये पाई नहीं जाती है। तो सबसे पहली बात, कोशिका भित्ति की चर्चा हमने की, सेल वॉल की चर्चा की। तो हमने यहाँ पे देखा कि सेल वॉल जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में मिलता है तो ये सेलुलोज का बना होता है, कवक कोशिका में मिलता है तो काइटिन का बना होता है, जीवाणु कोशिका में जब मिलता है तो ये पेप्टिडो ग्लाइकोन का बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगला सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स की जब हम बात करते हैं इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब कोशिका झिल्ली की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात कि जब कोशिका झिल्ली की बात आती है तो यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। पहला, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली ये होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अर्धपारगम्य झिल्ली के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन्स जंतु पादप दोनों में आपको ये देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यदि मैं बात करूं तो आपको पता होगा ये लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन का ये बना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका जो मॉडल दिया, इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, याद रखिएगा, इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या इसी को बोलते हैं सिंगर एंड निकोलसन मॉडल। तो सेल मेम्ब्रेन्स का जो मॉडल दिया वो निकोलसन ने दिया और सिंगर ने दिया, इसीलिए इसको सिंगर और निकोलसन मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हो गई किसकी?
कोशिका झिल्ली के बारे में। अब आप जब पढ़ोगे पुस्तकों में, जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये जो आप पढ़ रहे हो ना, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है आपकी परीक्षाओं में, ठीक है, बहुत मदद मिलने वाली है आपकी परीक्षाओं में। अब एक एक करके हम देखेंगे। अभी पहले थोड़ा सा हम देखेंगे लवक के बारे में, और लवक के बारे में फिर हम इसके बाद फिर से आगे बढ़ जाते हैं। तो सेल हो गया आपका, सेल मेम्ब्रेन्स हो गया, सेल वॉल हो गया, बाकी की जो अन्य चीज़ें हैं जो भी आपने देखा था वो अभी आगे जब आप पढ़ते जाओगे तो ये सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, रिक्तिका, ये सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी दो चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है, तो ये दो चीज़ अनिवार्य रूप से पढ़ लीजिए, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। अगली जो चर्चा है, आपके पास कोई भी, देखो कोई भी पुस्तक हो, सामान्य विज्ञान की जो आपके पास पुस्तक होगी, कोई भी हो, चाहे वो लूसेंट हो, ठीक है, लेकिन लूसेंट सामान्य विज्ञान की, सामान्य ज्ञान नहीं, तो उसको पढ़िए। या परीक्षा वाणी की पुस्तक आती है, परीक्षा वाणी की जीव विज्ञान आती है, उसको लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। जितना क्लास में जो टॉपिक, क्योंकि थोड़ा ही पढ़ाया जाता है, 2 टॉपिक 3 टॉपिक ही पढ़ाया जाता है, तो जितना पढ़ाया जाता है उसको आप अपनी पुस्तक लीजिए और वहाँ से उसको पढ़ने का भी प्रयास करिए। तो आप देखोगे जब यहाँ पढ़े रहोगे और पुस्तकों से पढ़ोगे या एनसीईआरटी की पुस्तकों से पढ़ोगे तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं प्लास्टिड के बारे में, ठीक है। प्लास्टिड या लवक के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। प्लास्टिड या लवक के बारे में हम बात करने वाले हैं। और प्लास्टिड या लवक की जब हम बात करते हैं तो ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। पहली चीज, ये केवल कहाँ पे मिलता है? ये केवल प्लांट सेल में देखने को मिलता है। और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, यदि मैं इनके प्रकार में चला जाऊं कि इनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसमें 3 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बाद आपको देखने को मिलता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट के बाद आपको देखने को मिलता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को आप क्या बोलते हो? इसी को बोलते हो आप हरित लवक, ठीक है। और जब क्रोमोप्लास्ट की बात करते हो इसी को आप बोलते हो वर्णी लवक, और इसको बोलते हो अवर्णी लवक, ठीक है। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक आपको देखने को मिलता है। अब हरित लवक की बात करें तो सबसे पहली बात, प्लांट में हरे रंग के लिए जिम्मेदार, प्लांट में हरे रंग के लिए ये जिम्मेदार होता है। मतलब पौधा जो हरा होता है उसके पीछे कारण होता है हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट, ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप जानते हैं क्लोरोफिल से संबंध है, तो प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल की जब बात आती है तो उससे भी हरित लवक का संबंध होता है। और आपको बता दें कि हरित लवक जो होता है ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकाश का अवशोषण करता है, तो याद रखिएगा लाल नीले प्रकाश का अवशोषण जो है इसके कारण होता है। ये कई बार पूछा गया कि कौन से प्रकाश का अवशोषण होता है, तो लाल नीले प्रकाश का अवशोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरित लवक की उपस्थिति में हरित लवक की मदद से होता है। तो लाल नीले प्रकाश का अवशोषण यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब पौधे में हरे रंग के अलावा भी बहुत सारे रंग होते हैं, जैसे जड़ों का रंग या टहनियों का रंग। तो हरे रंग के अलावा जो अन्य रंग पाए जाते हैं उन सभी के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है वर्णी लवक। अब एक होता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक की यदि हम बात करते हैं तो ये विशेष रूप से रंगहीन होता है, ठीक है। ज्यादातर ये जड़ों में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है ल्यूकोप्लास्ट का भोजन का संचय करना। क्या है? भोजन का संचय करना इसका प्रमुख कार्य होता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सा लवक है जो भोजन के संचय में मदद करता है, तो आप बताओगे कि उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है इलियोप्लास्ट और तीसरा होता है प्रोटीनोप्लास्ट।
ठीक है। एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, ये 3 इसके अन्य प्रकार भी देखने को मिलते हैं। तो ये आपने रफली एक समझ लिया, ठीक है, लवक के बारे में, क्योंकि सेल में लवक भी दिया गया था, हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपने समझ लिया। अब लवक के बाद फिर हम आएंगे, अगला जो आपका था यूकैरियोटिक सेल में, वो था माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। तो अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो आप जानते हैं पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से इसको जाना जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर इसको कहा जाता है। और श्वसन के दौरान इसमें ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा, श्वसन के दौरान इसमें ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ऑक्सीश्वसन की जब प्रक्रिया होती है, इसमें जो श्वसन होता है वो ऑक्सीश्वसन होता है। और इसमें जो प्रक्रिया होती है, इसमें 2 प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है। पहला है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा यहां पे जो देखने को मिलता है वो है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल आपको देखने को मिलता है। अब क्रेब्स साइकिल की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको बता दें कि क्रेब्स साइकिल के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो 36 एटीपी का निर्माण होता है, याद रखिएगा, 36 एटीपी का निर्माण होता है। और यदि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में पूछ लिया जाए, पहली चीज तो क्रेब्स माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के दौरान कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो 36 एटीपी का निर्माण होता है। ये कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब क्रेब्स चक्र होता है तो वहां पे 36 एटीपी का निर्माण होता है। लेकिन जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है तो यहां पे आपको देखने को मिलता है कि 2 एटीपी का निर्माण होता है। इसमें कितना, 2 एटीपी का फाइनली इसमें निर्माण होता है। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में 2 एटीपी का निर्माण होता है और क्रेब्स साइकिल के दौरान 36 एटीपी का निर्माण होता है। ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये आज की चर्चा है। अब इसके बाद जो चर्चा होगी वो कल देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद की जो चर्चा हमारी होगी वो कल देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।